फेमस है वो कि अगर यहाँ पर एक्टर हो तो काम मिलेगा। नसीर ने कहा था मेरे ख्याल से कि अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा, लेकिन आगे मैंने जोड़ दिया था कि लेकिन जब तक काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या? अगर 5 साल बाद काम मिला तब तक आप फ्रेश बने रह सकोगे क्या? अरे एक्टर बने रह सकोगे क्या? तो आंखों के नीचे झाई आ जाती है। बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स। बॉम्बे बड़ी खतरनाक जगह, इट्स लाइक किलिंग फील्ड्स, मतलब मार डालती है। हम लोग उन लोगों से परिचित हैं, ऑडियंस जो है उन लोगों से, दर्शक उन लोगों से परिचित हैं जो बन गए, वो है 0.00001% बनते हैं। अगर आप वाकई देखो, अगर आप उन लोगों के घर में झाँक कर देखो जो कि नहीं बन पाए, अरे क्या मतलब आपकी कितनी कड़वाहट है उनमें, कितनी कड़वाहट है, कितनी परेशानी है उनमें, क्या नहीं करना चाहते, वो ज़माने को जला डालना चाहते हैं। इतना विध्वंसकारी हो गए, शराब पी के उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि कुछ कहने के लिए। बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स, बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स। यहाँ बन जाओ तब भी आपको डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है कि आपको मालूम नहीं कि बिना किसी कारण के सामने वाला बंदा शायद आपको इसीलिए मार देगा कि मैं तुम्हारे जैसे क्यों नहीं बन पाया। ये फ्रस्ट्रेशन है। तो बॉम्बे इज़ लाइक किलिंग फील्ड्स। बॉम्बे ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है ये बहुत ही खतरनाक है, इतनी बड़ी चमकदार है, बहुत ही खतरनाक, और इतना ज़्यादा ईर्ष्या है, जलन कुड़न ईर्ष्या ढा जेलसी इतनी ज़्यादा है। ऐसा क्लासिकल म्यूजिक में नहीं है, ऐसा क्लासिकल पंडित जसराज और तो आपके भीमसेन जोशी को मैं गले मिल बड़े आदर से बात करते हुए देखता हूँ, हमेशा देखा है। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग प्रोफेशन में तो आपके जलन कुड़न कूट कूट के भरे। एक एक्टर दूसरे एक्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ने कहा कि वो मेरी माताजी से मिलना चाहते थे। बॉम्बे में मेरी माताजी थी तो वो लोग मिले एंड उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे थे, मेरे मदर ने दिखाए हुए थे कि दीज आर माय सन्स वगैरह। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बेटा तेरा फिल्मों में काम करेगा? तो माय मदर सेड यू विल हैव टू आस्क हिम, क्योंकि मेरा ख्याल से वो ज़्यादा हिंदी फिल्में देखते नहीं हैं। और दैट इज़ व्हाट माय मदर टोल्ड मी। मैंने रही थी, बॉम्बे ड्रीम्स कर रही थी, तो तभी मैंने वो वहाँ पर ये स्टोरी लिखी थी कि वो बॉम्बे ड्रीम्स की स्टोरी थी कि एक झोपड़पट्टी का लड़का बड़ा बॉलीवुड स्टार बन जाता है। तो मैं बोलते ऐसा थोड़ी होता है, इनको मालूम ही नहीं है अंग्रेज़ों को बॉलीवुड में ऐसा थोड़ी हो। तो मैंने वहाँ पर अपना ड्राफ्ट लिखा था कि वो झोपड़पट्टी का लड़का तभी स्टार बनेगा अगर उसका पुनर्जन्म हुआ कोई बड़े एक्टर के घर में। तो मतलब तो वहाँ पर अरे आउटसाइडर को तो गेट के आउट रखते हैं। आज जितने नल्ले देखोगे ना आप, जानवी कपूर, मैंने पवाल देखी परसों रात में, 3rd क्लास एक्टिंग, लेकिन जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है, बोनी कपूर की बेटी है, तो उसको काम मिल रहा है। उससे टैलेंटेड एक्ट्रेस मैं आपको दिखाऊंगा, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ ऑडिशन खेलती रहती है। सुबह घर से निकलती है 11 बजे बेचारी लड़कियां कि हम ऑडिशन देंगे, आज हमको यशराज साइन करेगा, आज हमको धर्मा साइन करेगा, आज हमको फरहान अख्तर साइन करेगा। ये हर एस्पायरिंग एक्टर की ये चीज़ होती है कि मुझे ये लोग साइन करें। मुझे याद है जब 2013 में टाइगर को मैंने ऑफिस में बुलाया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने पूछा था टाइगर तूने शोले देखी है? तो ही सेड नो। नहीं सर। मैंने बोला कुछ दिलवाले दुल्हनिया? नो नो सर। हम आपके कौन? नो सर। तो मैंने बोला अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चले तो क्या करोगे? तो ही सेड मैं अमेरिका चला जाऊंगा। तो ऐसे ठीक है चलो फिर मिलते हैं कभी। फिर 2 महीना हो गया, हमको फिर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली वेयर आई थॉट ही वुड फिट द रोल वेरी वेल। फिर बुलाया मैंने और मैंने बोला टाइगर अगर आप नहीं चले तो व्हाट विल यू डू? बोले सर ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं चलूंगा, मैं यहीं रहूंगा और यहीं स्टार बनूंगा। क्या बात है। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे, वो देखते थे कि कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वाह यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर जो पोस्टर हम देख रहे हैं? ऐसे नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। जोया आपने ये सवाल जो आलोचक हैं वो भी पूछेंगे, क्रिटिक्स भी पूछेंगे कि आपने जो एस्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार्स हैं उनके बच्चों को मौका दिया है इसमें, जैसे सुहाना खान है या खुशी कपूर है, ये
ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने उनकी ऑडिशन ली और मुझे वो पसंद आए. दे फिट द रोल परफेक्टली. मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा जॉब है टू डू द बेस्ट फॉर माई फिल्म. That's what I get paid to do, that's what I get hired to do, and I will cast who's best for my film. That's it. आपको लगता है कि उन्होंने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जब when you course. worked with them? Of course, otherwise they This is wouldn't be in the pre-audition. film. But तो रोल तो एक ही था, खाली कॉस्ट्यूम बदल जाता था. एक्टिंग तो वही करनी थी. नहीं पापा नहीं, छोड़ दो इसे, इसे गोली मत मारो. मैं इसी को प्यार करती हूँ, मैं जाके झोपड़े में रह लूंगी. अच्छा, आपने भी फिल्मों में भले गरीब लड़कों से प्यार किया हो, रियल में शादी तो आपने बिलियनर से की है. और मेरा जो 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 एम्बिशन था वो कभी भी हिंदुस्तानी फिल्मों की तरफ ज़्यादा नहीं था जितना कि हॉलीवुड की फिल्मों की तरफ फैसिनेशन था, क्योंकि जिस एक एक्सेलेंस के स्तर पे वो बनाई जाती थी, हमारी फिल्म में उस स्तर को छू भी नहीं पाती. Dream as well, and I feel like just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act. You know, my dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. It's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not right. I think everybody has their own struggle. You know, सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. हाँ, ये मतलब obviously you definitely. सबसे ज़्यादा अम्यूजिंग और सबसे ज़्यादा झटका मेरे को इस बात का था यहाँ आके जो पता चला कि लोग पैसे की बात करते भी नहीं हैं, और वो एक तरह से वो एक अनरिटन सा रूल है कि आप पैसा नहीं मांगेंगे. आप जब यहाँ आए हैं शुरू के 1-1.5 साल आप पैसा मांगिए ही नहीं, क्योंकि जहाँ आपने पैसा मांगा उसको लोग मान लेते हैं कि अरे ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये तो मतलब वो एक इस तरह से देखते हैं जैसे आपने मतलब अपना पैसा नहीं मांगा है, आपने उसको कहा है कि अपना बच्चा मुझे दे दो. उस तरह का एक झटका लगता है लोगों को. अच्छा, कि अरे पैसा मांग रहा है, मतलब क्यों यार, अभी तो आए हो यार, अभी तुमको पैसा चाहिए. अच्छा, तो मतलब शुरू के 1 साल बम्बई में लोग क्या खाना वाना नहीं, कुछ ऐसा है क्या यहाँ की हवा में कि लोग खाना ना खाएं और जिंदा रहें 1 साल. तो वो एक बहुत ही पहला झटका. मैंने कमरा किराए पर लिया, उसका दिया, और ये कपड़े वपड़े खरीदे 2-3 जोड़े. एक जुहू 90 स्टूडियो है जुहू में, वहाँ पे 50 रुपये का एक फ़ोटो खींचते हैं, तो 5 फ़ोटो खिंचवाए ग्लैमरस टाइप के और ऐसे ऐसे करके. लेकिन और राजेश तैलंग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी फिल्म बन रही है, तू भी दे दे ऑडिशन. तो मैं गया, तो फिर मैंने 2 स्पीचेस याद करने गया मैं बरसात में. पीछे ट्रेन में गया, पैसे नहीं थे मेरे पास, पैदल गया स्टेशन तक, बिना टिकट गया परेल तक. राजकमल स्टूडियो है, राजकमल स्टूडियो में गया. वहाँ गया, सबसे पहले बाथरूम गया. बाथरूम में जाके कमीज़ निकाली, कमीज़ निचोड़ी, पैंट निकाली, पैंट निचोड़ी, फिर थोड़ा झाड़ फाड़ के, फिर थोड़ा सा तैयार होकर ऐसे हाथ मार के ऑडिशन देने चला गया. गोविंद हिलानी खुद ऑडिशन ले रहे थे. मैंने 2 स्पीचेस सुनाई मैंने. और कैसे इन लोगों को जो कुर्सी पर बैठने के करोड़ों रुपए लेते हैं, ये ख्याल नहीं आता कि वो जो आदमी वहाँ पे चढ़ा हुआ है और लाइट लिए हुए, एक धोती पहने हुए, और जिस पानी के लिए भी कोई नहीं पूछता. टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइटें ढोते हैं, उठा के वहाँ तक ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं, जो सबसे पहले पहुँचते हैं और सबसे बाद में जाते हैं. आपको इस मखमल की कुर्सी पर बैठने के कितने पैसे मिल रहे हैं और उसको उस परात पे बैठने के कितने पैसे मिल रहे हैं, ये ख्याल उन्हें कैसे नहीं आता मुझे नहीं मालूम. और उनको सताता कैसे नहीं है. शायद इसलिए कि उन्हें मालूम है कि वो एक कमोडिटी है, उन्हीं को बेचा जा रहा है. वो कोई ऑडियंस तक बात पहुंचाने का जरिया नहीं है, वो खुद ही वो कमोडिटी है. तो उन्हें दोष देना शायद गलत है, क्योंकि उनके होने का मकसद ही ये है. लेकिन गुस्सा ज़रूर आता है ये सब बातें देखकर, और हमेशा से ही आता रहा है मुझे. पहली 3-4 फिल्में जो मैंने की वो सब लोकेशन पे बनी थी. श्याम साहब की फिल्में, गिरीश कर्नाड की फिल्म वगैरह, जिनमें पूरा यूनिट तंबुओं में रहता था एक साथ.
इतना फ़र्क था नहीं, सब लोग साथ में खाना खाते थे। जब बम्बई आकर मैंने इन नाच गाने की फिल्मों में काम करना शुरू किया, तब ये बात मुझे चुभनी शुरू हुई और अब तक चुभती है। यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट के दम पे और आपके बाप दादा फिल्म इंडस्ट्री में है तो आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आउटसाइडर के लिए तो ये जहन्नम है बॉस, ये नर्क है बॉलीवुड। अभी एक मैं राइटर के साथ काम कर रहा हूँ, वो खाना खाने के लिए, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा में, वो बंदा, वो राइटर मुझे पता नहीं कहाँ से वाया फेसबुक पे मुझे मैसेज भेजा, बोले भाई मेरे सर्वाइवल का वांदा है। ही इज एन आउटसाइडर, टैलेंटेड राइटर, स्क्रिप्ट, लेकिन काम थोड़ी उनको थोड़ी काम मिलेगा। अरे आ जाओ भाई, तुम फलाने के बेटे हो ना, अच्छा वो अभी संजय कपूर की बेटी भी आ रही है, लॉन्च हो रही है, शाहरुख भाई की बेटी भी लॉन्च हो रही है, सब लॉन्च हो गए बॉस। जो हम आउटसाइडर है ना, हम सिर्फ यशराज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे, सपना देखेंगे कि आदित्य चोपड़ा मुझे फ़ोन करेगा, जुबैर आ तेरे को 200 करोड़ रुपया देता हूँ फिल्म बना। गॉट माई पॉइंट। हमको नहीं देगा कोई 200 करोड़ रुपया फिल्म बनाने के लिए, हमको हाँ टैलेंट, अरे इंडिया में टैलेंट चलता कहाँ है यार दोस्त, यहाँ खाली बोल बच्चन चलते हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट चलते हैं। हॉलीवुड में आपको देखो, विन डीजल बार का बाउंसर था बॉस, आज हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर है। आप रॉक देख लो, ये सब कोई किसी का बाप कुछ नहीं। आप रॉबर्ट डिनिरो का बेटा काम कर रहा है, हाँ, अल पचिनो की बेटी कोई फिल्म में काम कर रही है, वेब सीरीज में नहीं। यहाँ पे ये अनिल कपूर का बेटा है तो उसको आना ही है, चाहे वो कितना भी घटिया एक्टर क्यों ना हो, उसको नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट देगा। हम लोग अगर जाएंगे कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरे को 2 करोड़ की ज़रूरत है, मुझे ये बनाना है प्रोजेक्ट, अरे बोले यार छोड़ो ना, तुम नए एक्टर्स को कहाँ ला रहे हो, कोई स्टार लेके आओ। तो स्टार को लेके तो हर कोई फिल्म बनाती है यार। माफिया है यार, बॉलीवुड माफिया बन चुका है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं बोलना चाहूँगा, ये बीच में भूल गया, कि जब मैं बॉम्बे आया था, जिन लोगों के भरोसे आया था ना, वो कतई काम नहीं आए। कितने भी जो भी जान पहचान के थे वो कभी काम नहीं आए। इसीलिए मैं सब लोगों को यही सलाह देता हूँ कि भाई किसी के भरोसे मत जाओ, अपने आप के ऊपर जाओ। और जितने भी लोग काम आए उनको मैं पहली बार यहीं मिला हूँ, उनसे उनको कोड टूटेगा कि कैसे वर्क करती है, कैसे एक दिन से लोग तय कर लेते हैं कि ये खत्म हो गया है इसका करियर। नहीं वरुण, हमें लगता है कि ये आपका कुछ एक एजम्पशन हो सकता है, लेकिन जो भी गायब हुआ होगा वो अपनी करतूतों की वजह से गायब हुआ नहीं होगा। लेकिन कुछ आप उदाहरण दीजिए तो थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए। अनु मलिक जैसे कि उनकी लास्ट एल्बम आई थी मैं हूं ना, और वो सुपर हिट थी। उसके पहले की भी आप उनकी 2-3 एल्बम पकड़ेंगे तो वो सुपर हिट ही हैं। और मैं हूं ना के बाद उनको काम ही नहीं मिला। मतलब अब जाके उन्होंने ये दम लगा के हिस्सा इस साल जो जिसमें मैंने गाने लिखे, तो उसमें वो आए हैं। इस बीच में उनकी 1-2 बहुत ही मतलब ऐसे कोई B ग्रेड C ग्रेड फिल्में जो पहले से उन्होंने साइन की होंगी, या किसी फिल्म में 1 गाना 2 गाना इस तरह से काम किया है, और वो अचानक से गायब हो गए। सेम अगर आप R.D. बर्मन साहब की वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने देखी थी पंचम अनमिक्स, उसमें वही फिनोमिना ऑलमोस्ट R.D. बर्मन साहब के साथ हुआ है। वो अच्छे खासे एक मतलब उनका अच्छा करियर चल रहा था, बल्कि उस दौर में भी उन्होंने जब वो डाउन फेज में थे और जब उन्होंने कुछ भी साइन किया, और वो फिल्में भी बहुत ही वाहियात फिल्में थी, तो उनके गाने उस समय तो नहीं चले। अब लोग ढूंढ ढूंढ के वो गाने भी, जीवा जैसी फिल्में हैं और जिसमें रोज़ रोज़ आँखों तले, इस तरह के गाने जो हैं अब बहुत ज़्यादा लोग उनको याद करते हैं। लेकिन वो उनके डाउन टाइम के गाने हैं, जब उनको यहाँ इज्जत नहीं थी, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था, उनको उन गानों के बहुत पैसे नहीं मिले। तो वो मैंने उनके साथ वहाँ भी देखा था, यहाँ भी अनु मलिक के साथ भी ये हुआ है। वो ये तो मेरे सामने हुआ है क्योंकि मैं खुद और फिर कुछ लोग हैं जो मतलब इस तरह के लोग भी मिले जो कि देख के लगता था कि अच्छा कोई भाई हैं, उनके आदमी हैं, जो कि जिन्होंने शायद कभी उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं रहा हो। इस तरह का है कि पैसे की बात होती है तो सीधे से वो सब्जी का झोला निकालते हैं, उसमें पैसा डालते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह के लोग भी थे। तो ये एक और था कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड है ये जिसको इंडस्ट्री कहते हैं। वैसे तो नाम इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें इंडस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं है। न यहाँ के कोई
कायदे हैं, न यहाँ का कोई टाइम है, न यहाँ के लोगों की कोई एक कह लें कि पहचान है कि हाँ ये आदमी आज यहाँ है तो कल यहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। वो एक है ह्यूमन इंडस्ट्री, बड़ा ह्यूमन प्रोफेशन है, बहुत इंसानियत है यहाँ, बहुत जज्बात हैं यहाँ, बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस प्रोफेशन में हैं। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो इस इंडस्ट्री में आ गए दाल रोटी के साथ। हमारे पास अब वक्त भी कम है और बातचीत हम लोग अब करीब करीब आखिर की तरफ पहुंच गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा तो आप वो कह सकते हैं भी। See, like I said earlier, I feel every day I feel very grateful कि जो मैं कर पा रहा हूँ, जो मुझे करने की आज़ादी मिली है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। लेकिन ये सब नहीं होता अगर एक ख्वाब नहीं होता दिमाग में, अगर एक चाह नहीं होती। और चाह सबके पास होती है कुछ करने की शायद, लेकिन उसको लोग आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर सपने हैं, चाहत है तो सब कुछ मुमकिन है। आप जो भी देख रहे हैं इस समय, अगर वो बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे मेट्रोज में नहीं हैं और किसी ऐसे शहर में हैं जिसको हम छोटा शहर मानते हैं आज की तारीख में, तो अब ज़्यादा मत सोचिए कि लेखक कैसे बनेंगे या क्रिएटिव फील्ड में कैसे आएंगे। आ जाइए, बहुत रास्ते हैं यहाँ पे। नो रिग्रेट्स, लाइफ इज़ वंडरफुल, गॉड इज़ ग्रेट। अपनी ही कोई सबसे पसंदीदा फिल्म जिसको आपका दोबारा देखने का बार बार दिल करता है? हाँ, देखता हूँ। एक फिल्म को दिल को बड़ा मजबूत करके देखता हूँ। वो फिल्म घरेलू है, एक घरेलू फंक्शन में जिसमें मेरी माँ भी है, मेरी दादी भी है, मेरे पिता भी हैं, मेरे चाचा भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, उसको बार बार देखता हूँ और शायद मरने के बाद भी देखता रहूँगा।